हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट आरओ या एआरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको पता है हिस्ट्री एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर हिस्ट्री आपको पता है अलग ही बात है। ठीक है, तो हम शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना हो सके मैं उतने आपको नोट्स दिखाऊंगी। तो चलिए, पार्ट फर्स्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक होता है? हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अतीत को जान सकें। अब अतीत को क्यों जानना होता है? इसलिए ताकि हम अपनी विरासत को समझ सकें, सभ्यता के विस्तार को समझ सकें, सभ्यता की निरंतरता को समझ सकें, सभ्यता के परिवर्तन के तत्वों को हम समझ सकें। उपरोक्त समझ बनाकर ही हम क्या कर सकें? डेवलपमेंट कर सकें। जैसे मैं नोट लगा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में वैसे ही लिख लेना है। क्या इतिहास के अध्ययन में भूगोल की भूमिका भी है? हाँ, भूमिका है और आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक विस्तार और परिवर्तनों का इतिहास पर पड़ने वाले प्रभावों को समझ सकें। भूगोल यह भी बताता है कि सभ्यता का जो विस्तार है किसी क्षेत्र में क्यों हो पाया है। अब बैंड सोसाइटी क्या होता है? मतलब छोटा समूह जिसमें 15 से 20 लोग रहते हैं। स्पोक एंड हब मॉडल किसने दिया? तो सभ्यता के विस्तारों को समझने के लिए ज्योग्राफी में स्पोक एंड हब मॉडल होता है। मतलब क्या होता है? इसमें होता क्या है कि नेचुरल रिसोर्स सीमित होते हैं, लेकिन सभ्यता का विस्तार अलग अलग जगह हुआ है। नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मनुष्य क्या करता है? अपने तरीके से करता है। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग था, बेसिक। ठीक है, इसमें तो आपको जस्ट ये है कि हिस्ट्री पढ़ते क्यों है, ये मैंने बताया है। चलिए, आगे आ जाता है इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का विभाजन अगर हम देखें, फर्स्ट आता है अध्ययन के स्रोत पर। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत होता है और पुरातात्विक स्रोत है, और इसी के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है। फर्स्ट आपका कौन सा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक एज। इसमें क्या होता है? इसमें लेखन का ज्ञान नहीं था और किसी लिपि का भी ज्ञान नहीं था, मतलब लिखित प्रमाण ही नहीं मिले। ना लेखन का ज्ञान है, ना कोई लिपि पता है, और लिखित प्रमाण मिले भी नहीं है। तो वह काल जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो हमें खुदाई के दौरान मिले हुए हैं। ठीक है, जब हमें खुदाई के दौरान कुछ भी मिला है ना, उस समय हमें लेखन नहीं पता था कैसे, और लिपि नहीं पता थी, तो हम कैसे पता लगाते हैं? तो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर जो बेस्ड होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल। जैसे पाषाण काल, मतलब पत्थरों का काल, ताम्रपाषाण काल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। वह काल जिसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक तथा लिखित स्रोत उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब पुरातात्विक तो मिलेगी हर जगह, क्योंकि पुरातात्विक का मतलब है खुदाई के दौरान। अब जो खुदाई के दौरान हमें जो भी मिला है ना, अब उसके लिखित स्रोत उपलब्ध है कि उन पर लिखा क्या है, लेकिन अब लिखा क्या है वो पढ़ेगा कौन, वो नहीं पता था। ठीक है, लिखित स्रोत उपलब्ध है कि हम वहाँ पढ़ने के लिए सब चीज़ें हैं, लिखा है, मतलब हमें मिल गया। हमें एक, मान लो शिलालेख मिल गया, हमें पता है कि उस पर पढ़ने के लिए हमें मिल गया क्या लिखा है उस पर, लेकिन उस पर लिखा क्या है एक्चुअल में, उसको पढ़ने के लिए लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका कि लिखा क्या है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर आ जाता है ऐतिहासिक काल। एक छोटी सी चीज़ मैंने नोट करके लिखी है कि भाषा, सबको पता है भाषा, लैंग्वेज क्या होती है? अभिव्यक्ति का माध्यम। लेकिन लिपि को जिस इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट, वो होती क्या है? एक तो होता है अभिव्यक्ति का माध्यम, जिसे आप और मैं सामने से बैठ के बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं जैसे, लेकिन अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम उसको कहते हैं लिपि। और यही कहा गया है कि लिपि जो होती नहीं थी, मतलब लिखित माध्यम नहीं था कि कैसे पढ़ा जाए। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। मतलब इस वाले में क्या हुआ? लिखित प्रमाण पढ़े जा चुके हैं, पढ़ लिया, मतलब लिपि आ गई, क्या पढ़ा था। तो ऐसा काल जिसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक, मतलब खुदाई के दौरान तो मिला ही मिला है, और साहित्यिक स्रोतों का भी उपयोग किया जा सका। साहित्यिक में जाता है कि उस लिपि को पढ़ा जा चुका। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? वैदिक काल। तो इतना तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इतिहास का विभाजन देखें तो अध्ययन के स्रोत पर 2 प्रकार का होता है, साहित्य को पुरातात्विक। फिर हमने इतिहास को 3 कालों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। आगे जाता है उपकरणों के प्रयोग के आधार पर। अगर हम उपकरणों के टूल्स के आधार पर देखें तो पहला जाता है पाषाण काल, मतलब स्टोन एज, जिस काल में मानव केवल पत्थर उपकरणों का प्रयोग करता था। इसमें आ जाता है फिर ताम्रपाषाण काल। ठीक है, कैलकोलिथिक एज। इस काल में क्या होता था? मानव अपने उपकरणों के निर्माण में पत्थरों के साथ साथ धातु का उपयोग करने लगा। जैसे कांस्य काल है, कांस्य किसका बना होता है? तांबा और टिन का। नेक्स्ट आता है लोह काल, आयरन एज। मनुष्य पत्थर का भी, तांबे का भी, कांसे का भी, लोहे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। लोहा किस काम में यूज होता था? तब कृषि कार्य में। कृषि कार्य में जैसे हल के फाल के रूप में, हथियारों का निर्माण कर जंगल को साफ कर सकते थे, जंगली जानवरों से खुद को बचा सकते थे। तो इन सब के लिए यूज करता था मानव। अब आ जाता है विभाजन। तीसरा विभाजन जो है वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। लेकिन और जो इसका ये थर्ड विभाजन कहते हैं ना, वो क्या है? वो गलत विभाजन है। क्यों है ये भी देखते हैं। चौथा विभाजन एक गलत विभाजन है, इसको हम थर्ड विभाजन को ही कह रहे हैं। ठीक है, चौथा लिख सकते हो आप, थर्ड लिख सकते हो।
जो जिसमें कहा गया है ना प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, ये गलत कहा गया है। क्यों? एक ब्रिटिश इतिहासकार था जेम्स मिल, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा कि प्राचीन भारत में आप सारा हिंदू काल पढ़ोगे और मध्यकालीन भारत में आप पढ़ोगे मुस्लिम काल और आधुनिक भारत में कहा कि आप ब्रिटिश काल पढ़ोगे। तो ये गलत है अवधारणा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एक गलत विभाजन है। आ जाता है पृथ्वी मानव विकास का क्रम। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अगर हम देखें तो 460 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी गई है। जीवन की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी पर कब हुई? 50 करोड़ वर्ष पूर्व की हुई होगी। और पृथ्वी के अंतिम विकास के जो अंतिम चरण था उसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कहते हैं, चतुर्थी कहते हैं। ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और इसी क्वाटरनरी से क्या है? फेनेरोजोइक काल का संबंध है, इंपॉर्टेंट है फेनेरोजोइक काल। अब फेनेरोजोइक काल की विशेषता क्या है? ये आपने वर्ड पहले नहीं पढ़ा होगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता ये है कि 50 करोड़ वर्ष पूर्व रहा होगा और पहली बार जो जीवाश्म मिले थे फॉसिल्स, तो वो फेनेरोजोइक काल से ही मिले थे। और पहली बार इसी काल में कशेरुके जीव की प्राप्ति हुई। इसी कालखंड में क्या होता है? डायनासोर जैसा जो विशाल जीव था उसी की उत्पत्ति हुई होगी, माना जाता है लगभग 20 करोड़ पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर अपना जो अस्तित्व है वो 1 करोड़ वर्ष पूर्व तक रख सका होगा, उसके बाद तो ये लुप्त हो गए होंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना आई होप समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। अब मेरी वीडियो से नोट्स बनाओगे ना, मैं गारंटी से कह रही हूँ आपका प्राचीन इतिहास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसी काल में, कौन से काल में? फेनेरोजोइक काल में स्तनधारी जीव की उत्पत्ति हुई और प्रारंभिक स्तनधारी को विलाफेंका जंतु समूह कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभिक स्तनधारी को क्या कहते हैं? विलाफेंका जंतु समूह। ये भी नहीं पढ़ा होगा आपने। मानव का विकास लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा, ये माना जाता है। अब चातुर्थी जो था, चातुर्थी मतलब क्वाटरनरी, उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्लाइस्टोसिन और एक होलोसिन। प्लाइस्टोसिन को कहते हैं अति नूतन काल, जो 20 लाख से 10,000 साल ईस्वी पूर्व का है। होलोसिन की बात करें तो अद्यतन काल 10,000 वर्ष से वर्तमान समय तक चल रहा है। होलोसिन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मध्य युग से संबंधित है, मध्य पाषाण काल आएगा जो। 2016 के बाद भूवैज्ञानिकों ने जीवमंडल में मानव की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए युग की अवधारणा में कुछ संशोधन किए। अब माना जाने लगा है कि होलोसिन युग था जो अब वो समाप्त हो गया है और एक इसकी जगह नया युग आया है। कौन सा है? वो एंथ्रोपोसिन युग है। एंथ्रो मतलब क्या होता है? मानव, जैसे आप पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोसिन युग आ गया होलोसिन को हटाकर। होलोसिन युग की विशेषता क्या थी? यह काल मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अग्नि का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। इस काल का जो मानव था वो अक्षरबद्ध भाषा बोलने में सक्षम था, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था। अपने उपकरणों के निर्माण में सक्षम था। नियंडरथल मानव इसी काल से जुड़ा है। पूछा जाता है नियंडरथल मानव कौन से काल से जुड़ा है? होलोसिन दे देंगे और आपको होलोसिन के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो होलोसिन काल से जुड़ा है क्योंकि मध्य पाषाण काल में आया था, मध्य युग में। अब आ जाता है मानव का विकास क्रम। तो क्या होता है? 3.5 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो कपी का एक समूह, जलवायु कुछ परिवर्तन आए होंगे, जैसे तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, उष्ण कटिबंधीय जंगलों की सीमा पर आ पहुंचा। जब मैदानी इलाके में आया तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए। अब वह क्या हुआ? अब वह पाषाण उपकरणों का प्रयोग करने लगा, मतलब पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग करने लगा। अब प्रयोग करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात, उसकी कमर सीधी होने लगी। और कपी का यही समूह आगे क्या कहला है? रामापिथेकस। याद रखना है आपको, पहला समूह कौन सा है? रामापिथेकस। अब आगे रामापिथेकस में से एक समूह आगे मैदानी इलाके की तरफ बढ़ा और मैदानों में रहने के लिए उपयुक्त हो गया। वह पाषाण उपकरणों का अच्छा प्रयोग करने लगा जिससे उसकी कमर और सीधी हो गई। और इस प्रकार के कपी समूह को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मानव का आदिम पूर्वज बना। जब पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि मानव का आदिम पूर्वज कौन था, जो बच्चे हैं ना वो हमेशा रामापिथेकस लगाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। याद रखना है, रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया और यही मानव का आदिम पूर्वज था। अब इसके बाद कौन आता है? प्रिंथ्रोक्रोथेपस। प्रिंथ्रोक्रोथेपस क्या आता है? इसकी जो अधिकांश उपस्थिति है वो चीन में मिलती है। इसका चेहरा कैसा था? गोलाकार का था। कमर अधिक सीधी थी। कमर सीधी होने के कारण ये दूर तक देखने में सक्षम था। अब आ जाता है, उसके बाद आता है नियांडरथल मानव। कर्म याद रखना है आपको। जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो जर्मनी के नियांड घाटी में मिले हैं और ये होलोसिन काल से संबंध है। मैंने बताया था आपको होलोसिन युग, ठीक है। इसकी जगह अब क्या आ गया था वर्तमान में? एंथ्रोपोसिन, ठीक है। तो होलोसिन काल से कौन सा मानव संबंधित था? पूछा जा सकता है ऑस्ट्रोपिथेकस, रामापिथेकस, निएंडरथल या पिंथोक्रोथेपस। तो याद रखना है निएंडरथल मानव। इसी मानव ने उपकरणों के निर्माण में क्या दिखाई? विविधता दिखाई। अब यह मानव ने केवल पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उससे छोटे छोटे उपकरण भी बनाने लगा। किससे? पत्थरों से, जिसे क्या कहता है? कहा जाता है सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मतलब माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे जो 1 से 8 सेंटीमीटर होते थे। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है सूक्ष्म पाषाण उपकरण छोटे वाले, और मैक्रोलिथ्स मतलब महापाषाणिक संस्कृति जो लोक काल से जुड़ी हुई है, जिसमें बड़े पत्थर होते थे। फिर आता है हमारा मानव, जो हमारा है, हमारा, ठीक है, होमोसेपियंस।
ये आधुनिक मानव है जो हम हैं। इस मानव में वे गुण पाए जाते हैं जो कि सामान्य आधुनिक मानव में प्राप्त होते हैं। इसी मानव से आगे की सभी प्रजातियों का विकास हुआ। होमो सेपियंस मानव से क्रमानुसार आ जाता है, क्रो-मैग्नन आ जाता है, गेमाल्डी, इनके जैसी प्रजाति और क्या आ जाता है, कॉकेसॉइड, प्रोटोस्टेलॉइड, निग्रोलॉइड तथा मंगोलॉइड जैसी मानव प्रजातियों का विकास हुआ। ये आप सोचोगे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्रम से रहते हैं कि इन्हें क्रम से लगाइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास में कह रही हूँ आपको मेरी वीडियो से आराम से कवर हो जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत देखिए काफ़ी सारे हैं मेरे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ प्राचीन जो आर के आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं कह रही हूँ मेरे नोट्स कर लोगे ना आराम से हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। आप वीडियो देखकर वीडियो को पॉज कर ईजिली अपने नोट्स बना सकते हैं।